सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ आपको भी हमारा नमस्कार। खुश रहो खुश रहो। और आपको पता है हम ऐसे कुछ ना कुछ अपने साथ बातें लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीदें लेकर आते हैं। हाँ, बातें तो ठीक है और उम्मीदें भी ठीक है। बिल्कुल तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी कि तुम उम्मीदें जरूर लेकर आओगी और फिर नया साल है, फिर कुछ मांग करोगी। हाँ। फिर उसको मांगती रहोगी जब तक कि वो मिल ना जाए। हिम्मत तो नहीं हारोगी, ये भी हमें पता है। इसी तरह से हिम्मत नहीं हारने से कुछ भी मिल सकता है, ये हम लेकिन हो सकता है कि इधर दाल ना गले तुम्हारी। कोई बात नहीं, फिर हम तिल के व्यंजन तो बनवा ही लेंगे आपसे। ठीक है, दाल के नहीं बनाएंगे ना हम लोग आज। फिर ठीक है, तिल के बनाएंगे हम लोग। और क्या क्या करेंगे आज? तो तू हिम्मत ना हार में हम बताएंगे किस तरह से कोई भी चीज हासिल करना हो तो किस तरह से हिम्मत ना हारते हुए रहना चाहिए, पीछे लगना चाहिए। ठीक से बताएंगे जी। हाँ, और व्यंजन के अंतर्गत हम तिल के व्यंजन बताने वाले हैं। और तैयारी नए मेहमान की, किस तरह से मेहमान की तैयारी होनी चाहिए। नए मेहमान से मतलब है नन्हे मेहमान की या नवजात की, या जो नव अंकुर घर में मेहमान आने वाला हो, तो उसके तैयारी की बात है। थोड़ा अलग सा विषय है। देखते हैं कौन क्या क्या सोचता है इस बारे में और क्या क्या हमें लिखता है, सुझाव भेजता है। और हम बता देंगे सखी विशेष के बारे में आज मीरा मुखर्जी के बारे में, है ना? बिल्कुल, मीरा मुखर्जी की बात करने वाली हैं, जो कि मूर्तिकार हैं और पहले वो पेंटिंग का काम किया करती थी। तो हम इनके बारे में विस्तार से बातें क्यों ना कर लें? बिल्कुल करो। तुम तो बस इतना बता दिया, इतने से थोड़ी बात बनती है। हाँ। तो कैसे वो मूर्तिकार बनी? पहले चित्रकार थी, फिर वो कहते हैं ना, कला को जब साधना होता है बुआ जी, तो वो उसी व्यक्ति के बस में जो कि कला में बिल्कुल रम जाता है। और एक कलाकार तभी उन्नति करता है जब उसे कोई अच्छा मार्गदर्शक मिले, अच्छे आलोचक मिले और उनका साथ लेकर जब वो आगे बढ़ता है तो बिल्कुल आगे बढ़ता जाता है। और मीरा मुखर्जी की अगर हम बात करें तो मूर्ति कला का एक जाना माना वो नाम रही हैं और कुछ इसी तरह से वो अपनी कला से जुड़ी रही। पहले पेंटिंग किया करती थी, बाद में मूर्ति कला में उन्हें ऐसी निपुणता मिली कि उनका नाम मूर्ति कला के साथ जुड़ गया। यानी कि मूर्तिकार हम कह सकते हैं उनको। 1932 में कोलकाता में द्विजेंद्र नाथ मुखर्जी और बीणा पाणी देवी के घर जन्मी मीरा ने कला की शुरुआती शिक्षा अबिंद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में लेना शुरू किया और शादी होने तक वो यहाँ सीखती रही। 1941 में उनकी शादी हुई, जो कुछ सालों तक चली। और पति से अलग होने के बाद अपने निजी जीवन की चिंताओं को दूर रखकर वो एक बार फिर से कला के सानिध्य में चली गई और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता और दिल्ली पॉलिटेक्निक दिल्ली से अपनी शिक्षा प्रारंभ की। और यहाँ पर उन्होंने सीखा पेंटिंग, चित्रकला और मूर्तिकला। इन विधाओं में उन्होंने डिप्लोमा लिया और इसी दौरान साल 1951 में जब इंडोनेशिया के मशहूर कलाकार जो कि पेंटर हैं अफरेंडी शांति निकेतन आए तो मीरा मुखर्जी को उनके साथ काम करने का मौका मिला। और ये मौका और बड़ा हो गया जब अगले ही साल उन्होंने अपनी कला की एक एकल प्रदर्शनी लगाई, और यानी मीरा मुखर्जी ने ये प्रदर्शनी लगाई और उन्हें इंडो जर्मन फेलोशिप मिली और वो अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स म्यूनिक जो कि जर्मनी में है वहां चली गई। यहाँ इन्होंने उस दौर के मशहूर कलाकारों जैसे टोनी स्टेडलर और हेनरिच किर्चनर के साथ काफ़ी कुछ सीखा। और अब तक पेंटिंग से जुड़ी मीरा की मूर्तिकला की ओर जो रुझान था वो भी बढ़ने लगा धीरे धीरे। और फिर उन्हें इस निर्णय में मतलब थोड़ा वो निर्णय लेने में थोड़ा सा हिचकिचाई रही होंगी। जाहिर है कि एक दोनों अपने आप में कला काफ़ी समृद्ध है। तो इस निर्णय में टोनी स्टेडलर ने साथ दिया और यही नहीं, उन्होंने मीरा से ये भी कहा कि उन्हें अपनी कला के लिए प्रेरणा जो है विदेशी भूमि पर नहीं बल्कि अपने देश की स्थानीय परंपराओं से लेनी चाहिए। बिल्कुल। और उनकी बातों का ऐसा असर हुआ कि मीरा वापस लौट आई और उन्हें कुछ स्कूलों में आर्ट टीचर की भूमिका भी निभाई, लेकिन उनका मन तो कहीं और रमा था। तो आखिरकार उन्होंने अपने इस काम को छोड़ दिया और कला से जुड़ने का एक अन्य साधन भी उन्हें साथ ही मिल गया। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने उन्हें मध्य भारत में धातु का काम करने वाले कारीगरों की शिल्पकारी का लेखा जोखा लेने का जिम्मा सौंपा। चित्रकार जिनकी बात हम कर रहे हैं वो अब मूर्तिकार बनने जा रही थी मीरा मुखर्जी जी। लेकिन एक बात तो है नेहा बेटिया, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि उन्हें लेखा जोखा का जिम्मा सौंप दिया गया, ये थोड़ा सा किसी कलाकार के लिए बड़ा जैसे कहते हैं ना क्या नीरस सा काम होता है। वो सोचते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो हमारे मन का काम नहीं है, लेकिन उनके लिए वरदान साबित हुआ। और कारीगरों के बीच में रहती हुई और उन्होंने बहुत सारी कला की बारीकियां सीखी और ये समझते हुए मीरा मुखर्जी एक साधारण सर्वेक्षण करता नहीं रही बल्कि वो सर्वेक्षण करने वाली एक कलाकार भी बन गई। मध्य प्रदेश के बस्तर की स्थानीय मूर्ति कला जिसको डोकरा कहते हैं को देखकर मीरा
मतलब कहना चाहिए ना कि ऐसी कला है कि जिसको देखकर वो खुद नहीं रोक पाई और फिर उसमें रम गई वो। बिल्कुल। उन्होंने बस्तर की जनजातियों के प्रसिद्ध डोकरा कला को, जो कि धातु से संबंधित एक मूर्ति कला है, उसे साथ में लेकर कोलकाता की लुप्त होती मोम की पद्धति को अपनाया और एक मूर्ति का निर्माण किया। और उसके बाद इस तरह से इन कला के मिश्रण को पेश किया कि कोई भी उसे जब देखता तो उन्हें मीरा मुखर्जी की कला का वो कायल हुए बिना नहीं रह सकता था। भले ही उन्होंने दो अलग अलग कलाओं का मिश्रण किया, हाँ। लेकिन उनकी एक अलग कला बन गई है और उनके नाम के साथ उनका ये छाप छोड़ती है इसका। जी, मतलब एक कह सकते हैं ना, इजाद किया उन्होंने। और कोई भी अच्छी चीज हो इसी तरह से बनती है। आप कहीं से कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर सोचते हैं, कुछ अपना लगा देते हैं, अपना हुनर, और फिर ऐसा ही आता है। और इसके अलावा उन्होंने कांस्य मूर्तियों का भी निर्माण किया। देश विदेश में अपनी कला प्रदर्शनियां उन्होंने लगाया। और मीरा मुखर्जी को साल 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उनके काम की अगर हम बात करें तो इनमें मुख्य रूप से अशोक इन कलिंग, सृष्टि, माँ और बच्चा, स्मिथ वॉकिंग अंडर अ ट्री, अर्थ, कैरियर्स जैसे कई नाम शामिल हैं। और इसके अलावा वो बच्चों के लिए कहानियां भी लिखा करती थी। उनकी कई प्रकाशित किताबें हैं जो बच्चों को कहानी सुनाती हैं। बिल्कुल। और यही नहीं, अपनी कला के माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे भी उन्होंने किताब के रूप में ढाला और उसके बारे में भी उन्होंने किताबें लिखी। और उनका काम आज उनके बाद भी उनकी गाथा सुनाता है। साल 1998 को 75 वर्ष की उनकी उम्र थी जब वो संसार को छोड़ गई, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने कला की जिन ऊंचाइयों को छुआ, इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया, कई सम्मान उन्हें दिए गए। जैसे कि 1984 से 1986 तक संस्कृति मंत्रालय की फेलोशिप उन्हें मिली। 1981 में अवनींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्वारा मिला। 1968 में प्रेस अवार्ड फॉर द मास्टर्स क्राफ्टमैन मिला। 1992 में पद्मश्री मिला ही, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मीरा मुखर्जी की कला पारखियों की दृष्टि में एक अलग ही स्थान रखती है। तो वाकई ऐसा हुनर होता है ना, जब जैसे कहते हैं ना, उन्होंने खुद एक नई कला इजाद कर दी और अपनी वही वो कहते हैं ना कि एक कला की ओर आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आपको फिर पता चलता है कि नहीं, आप इससे ज्यादा उस कला में निपुण हो सकते हैं। मतलब आप किसी और चीज के लिए बने हैं। तो एक चीज करते हुए अगर वो पढ़ने चले गए हैं उसके लिए विदेश, लेकिन उसके बाद उन्हें ये लगता है कि नहीं, अगर इसकी बजाय मुझे मूर्ति कला में ज्यादा जाना चाहिए और मेरी रुचि उसमें है, लेकिन वो एक झिझक जो होती है जिसको उन्हें किसी तरह से दूर साथी कलाकार ने दूर की कि आप कभी भी बदल सकते हैं, जा सकते हैं। इसके लिए वही जरूरी होता है ना कि एक अच्छा आपको गुरु मिले, कोई अच्छा दोस्त मिले, समालोचक मिले, आलोचक मिले, तभी आपकी कला और निखरती है। और उसके संग संग सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपके अपने आत्मविश्वास की और हिम्मत न हारने वाले जज्बे की, बिल्कुल, जिस पर हम आज बात करेंगे। जी। और तो मीरा मुखर्जी ने जिस तरह से अपना नाम हासिल किया और आगे बढ़ी, उन्हें इसलिए आज जाना जाता है। उनकी कई जो कलाएं हैं वो अलग अलग जगहों में अभी भी रखी हुई हैं, वो देखते हैं लोग। और जिस तरह से उनकी डोकरा कला और वो दोनों कलाओं को जो उन्होंने मिलाया, वो बिल्कुल ही अलग ही शैली बन गई। तो देखो, कलाकार हो किसी भी विधा का हो, चाहे वो गायक, गीतकार, संगीतकार या मूर्तिकार हो, चित्रकार हो, तो कहते हैं ना कि वो भले इस फानी दुनिया को छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनकी कला तो हमारे सामने रहती है और उसके माध्यम से वो हमारे बीच में रहते हैं और बहुत कुछ सिखाती है। ये सब इनकी जो कृतियां होती हैं, है ना। मिला समय विचार करने का। बिल्कुल, हमने यही विचार किया है कि तिल के जो व्यंजन है, मतलब सबका अपना अपना एक तरीका होता है ना। वो मूर्ति कला के बारे में विचार करने के लिए हम काफी अभी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो साल 2025 तक शायद हम मिट्टी की मूर्तियां छोटी छोटी बनाने लगे और उसके बाद फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। और मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां क्या, पहले गोल गोल बना लेना, वही बहुत है। हाँ, ये भी बड़ी बात है। छोटे छोटे बॉल बना लेना, गोलियां बना लेना, उसमें फिर तिकोना कुछ कुछ आकार देंगे, तब चेहरा मोहरा बनेगा। और कुछ इस तरीके से कृति होगी कि उसको देखकर खुशी होगी कि अच्छा ये हमने बनाया है। लड्डू तो हम बना लेते हैं, तो लड्डू के अलग अलग चीजों के, मिट्टी के बनाना तो बहुत आसान है, बाकी चीजों के बांधने में थोड़ी मुश्किल हो जाती कई बार, पर मिट्टी के लड्डू बनाने में तो हम काफी माहिर हैं। बचपन से ही लड्डू बना के मिट्टी के हमने खाए हुए हैं, तो काफी स्वादिष्ट भी होते हैं। उसकी विधि हम बाद में, लड्डू बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है मिट्टी के लड्डू खाने के लिए। लड्डू की उसके आकार नहीं देना पड़ता है, लेकिन बुआ जी जिसको जैसी मतलब एक अलग लगता है, अलग अलग शेप में हम जब चीजें बनाते हैं। बाकी जब लड्डू बनाना होता है तो श्रोताओं को हम बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ तुम, कि ये तब लड्डू के शेप में नहीं बनाती है, लेकिन हाँ ये मिट्टी खाएंगी तब ये बहुत प्यार से उसको, जब तक कि लड्डू का आकार नहीं दे देंगी, गोल नहीं होगा, तब तक नहीं खाएंगी, है ना। यही कहना चाह रही हूँ। उससे एक अलग वो लोगों को लगता है कि हम कुछ और खा रहे हैं, शरीर में लगता है, शरीर में लगता है, और आपको लड्डू खाने का एक जो आनंद आता है जी, वो भी आता है। तो ठीक है,
और लड्डू खाते कब है? हम लड्डू खाते हैं जब कोई नया मेहमान आने वाला नया रहता है। मेहमान हो, उससे पहले शादी होती है तब लड्डू खाते हैं, और उसके बाद जब कोई मेहमान आता है तब खाते हैं, और नवजात जब आता है तब तो और भी खाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं भाई, बहुत सारी बातें हो गई कि जब नवजात शिशु होने वाला हो घर में, यानी कि कोई गर्भवती कन्या हमारे पास हो, बहू हो, तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। जब हम कोई भी महिला गर्भवती होती है घर में अगर होती है तो खुशी का तो माहौल होता ही है, लेकिन बहुत सारी सावधानियां बरती जाती हैं, क्योंकि और खासतौर पे जब फिर 9वां महीना लग जाता है तो उसके बाद तो आपको बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता है कि कब वो शुभ घड़ी आ जाएगी जब आपको भागम भाग करना होगा और बिल्कुल से लगेगा कि अब कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए पूरी तैयारी भी चाहिए। हालांकि जिम्मेदारी की जहां तक बात होती है और सतर्क रहने की बात, वो 8वें-7वें महीने के बाद से शुरू हो जाती है, और ज्यादा आदमी रहता है सजग कि थोड़ा संभल के रहें, चलने फिरने में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता ही है कि ऊंची हील ना पहने, ज़्यादा देर ना चले, थोड़ी थोड़ी देर में लेट जाए, ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन जब हम लोग बिल्कुल उस समय कर रहे हैं जबकि प्रसव होने वाला हो, और उसके उस समय की जब घड़ी होती है, उस समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, जब यानी कि अस्पताल भागने का समय आने वाला हो, है ना। तो कभी भी जा सकते, कभी भी भाग सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर्स ये बताते हैं हमेशा कि जो पहली बार गर्भवती हुए हैं उन्हें तुरंत प्रसव पीड़ा होते साथ ही तो तुरंत नवजात नहीं आता है, तो उसमें वक्त लगता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर घर में हैं तो आप किसी को बता सकते हैं, और थोड़ा समय लेकर भी जा सकते हैं। थोड़ा समय मतलब आप जितनी जल्दी जाएं वो अच्छा है, लेकिन हड़बड़ाहट में उनको कहीं दौड़ा भागी ना मचाएं, और इस तरीके से तो थोड़ा आराम से उन्हें आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि समय समय पर आपको प्रसव पीड़ा होती है उन्हें, लेकिन आप उन्हें लेकर आराम से जा सकते हैं अस्पताल तक। मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एकदम पैनिक हो जाते हैं, और घबराहट में हो सकता है कुछ और दूसरी दुर्घटना ना हो, इसलिए डॉक्टर ऐसा कहते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। और उससे पहले अगर तैयारी की बात करें कि भाई जाहिर है कि जो भी होगा अपने अस्पताल को उन्होंने निश्चित कर लिया होगा, कार्ड आदि बनवा लिया होगा, जो जांचें होंगी वो सब करवा लिया होगा, लेकिन वो सारी जांच के जो भी रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं डॉक्टर के, वो सब एक जगह रखें, एक बैग पहले से ही बना लें और उसमें सारी चीजें रखते चलें, है ना। क्योंकि आपको सब चीजें पता होती हैं, लेकिन उस वक्त आप सारी चीजें खुद नहीं दे सकते हैं, तो जो आपके साथ जा रहा है उसे ये सारी चीजें पता हो, और घर में भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसे ये सारी जानकारी हो कि आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ है, कौन सी दवाइयाँ आप लेती हैं और किस तरह से जाती हैं, डॉक्टर का पता क्या है, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, और अगर आप निजी अस्पताल जाती हैं तो उसका पता क्या है, किसी जो भी डॉक्टर जिसको दिखा रही हैं उनका नंबर सबके पास हो, ताकि क्योंकि आप तो पीड़ा में हैं तो उस वक्त आप ही तो फोन नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, और घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों की व्यवस्था रखें। और जैसे हमने कहा कि एक अगर घर में अलमारी है उसको नियत कर ले, या बैग नियत कर ले कि ये सारी चीजें उसी में रहेंगी। इसी तरह से किस वाहन से आपको जाना है ये भी निर्धारित कर लें। अगर आपके पास वाहन है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो अड़ोस पड़ोस या जिससे भी आपको व्यवस्था करनी है उससे बिल्कुल मतलब आश्वस्त रहें कि जिस समय भी हम कहेंगे, रात को 3 बजे भी कहेंगे तो ये व्यक्ति हमारे संग जाएगा। तो ये तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात आती है कि खुद जो प्रसूता है उसके कपड़े आदि जो हैं वो कौन से उसको पहनने हैं, जाते समय क्या पहनना है, साथ में क्या क्या लेकर जाना है, ये भी जो है वो एक जगह रख लेना चाहिए। बिल्कुल, है ना। और अस्पताल में भी आप ये पता कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां आपको मिल जाएंगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको साथ लेकर आनी है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं वहां होती हैं और बहुत सारी चीजें जो बहुत ही आम होती हैं वो वहां नहीं मिलती कई बार, लेकिन आपके पास घर में मौजूद होते हुए आप आसपास जाते हैं, खरीदते हैं, आपको ज्यादा महंगे में वो चीजें खरीदनी मिलती है, या आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। और आपका अपना जो प्रयोग करते हैं चीजें, अगर मान लीजिए हम क्रीम की ही बात करें, या आप कोई ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट आपका है खास, तो आपको वही चाहिए। कंघी है आपकी अपनी, आप नहीं चाहते उस समय की नई कोई कंघी आप चाहे प्रयोग करें, ये सारी चीजें आप अपनी निश्चित करके रख लें अलग ढंग से। हैंड टॉवेल है अपनी, अगर आपको तकिया कोई ऐसी आप लगाते हैं और ऐसा कोई अस्पताल है तो वो आप रख लें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, अपना चादर है ओढ़ने का, बिछाने का, तो ये सब चीज़ें जो हैं लगता है कि नहीं ये हम अपने ही प्रयोग में लाएंगे, तो वो सारी चीज़ें पहले से रख लें, है ना। एक बैग बना लें, उस बैग में सारी चीज़ें रख दें आप, और उससे क्या होगा कि आपको जब जाना है आपको भी पता है, आप एक इशारा मान लीजिए करते हैं कि उधर से वो बैग उठा लीजिए,
तो हो जाता है। नहीं, बैग तो पहले बता देंगे, वो बस पेट की तरफ इशारा करेंगे कि यहाँ दर्द शुरू हो गया, तो बस सब लोग बैग की तरफ दौड़ जाएंगे, है ना। जी, और इसके साथ ही अगर आपका कोई मेडिकल कवरेज प्लान हो आपके पास, जैसे सब खरीदते हैं हेल्थ प्लान, अगर वैसा कुछ है तो भी आप पहले से पता करके रखिए कि कितना खर्च आपका उसमें कवर होने वाला है, कितना नहीं होगा, कौन कौन से कितने पैसे आपको देने होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए पहले से, कि जाते साथ ही अगर एडमिशन के टाइम में तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसे देने हो, कुछ नहीं देने ही पड़ते हैं, तो आप वो उसकी पहले से व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि कई अस्पतालों में ऐसा होता है कि वो एडमिट नहीं करते जब तक आप वो फीस नहीं देते हैं। हाँ। तो ये सब चीजें भी आपके पास हमेशा तैयार रहनी चाहिए। और प्लान तो आपको पता होना ही चाहिए। अब जब तुम खर्चे की बात कर रही हो तो ये भी बात सही है कि सबके पास प्लान नहीं होता है जी। तो पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, डॉक्टर से थोड़ा बहुत ले लें, उससे थोड़ा ज्यादा ही पैसा अपने पास रखें जी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे तुमने कहा कि कभी कभी क्या पूरा पैसा लगभग वो जमा करके ही एडमिशन देते हैं, प्रवेश देते हैं, तो ये सारी चीजें तो बड़ी तनावपूर्ण है। गीत सुनते तब आगे बढ़ते हैं। पैसे की तुमने बात कर दी तो बड़ा चिंता हो गई। पैसे की बात करते हैं, गीत पैसा जब तक मिलता है तब तक अच्छा लगता है। हाँ, जब खर्च देने की बात आती है तो गाने सुनने का मन करने लगता है। और हमारे एक साथी ने लिखा था, मतलब लिखा है आज पोस्ट में, कि ये जो विषय है तैयारी नए मेहमान की, नवजात की, ये हमारी बहनों को समर्पित है। तो भाई हम उनसे ये कहना चाहते हैं नेहा बिटिया कि बिल्कुल नहीं है। वैसे हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि घर में नए मेहमान का आना सबसे बड़ी खुशी का मौका होता है। जहां माँ को ये पूर्णता का एहसास कराता है, वही पुरुष के लिए पिता बनना सबसे गर्व की बात होती है। घर में बच्चे के आने के बाद रोज ही कुछ न कुछ बदलाव आते हैं और पूरे 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आपके दिल का टुकड़ा, आपका चांद, आपका अपना बच्चा आपकी गोद में खिलखिलाता है। तो भाई ऐसा नहीं है, हमारे बंधु जो है, पुरुष भाई लोग हैं जी, बेटा भतीजा लोग भी जितने हैं वो भी सतर्क रहें। ये सारी जो ये अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात की, देखो चाहे वो वाहन की व्यवस्था की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, ये सब किसको करना है? इन्हीं लोगों को तो तैयारी करनी, क्योंकि तो करें आए। महिलाओं की बात जो वो कह रहे हैं वो तो भाई जो है वो तो आराम करेंगी, लेटी रहेंगी, तो आप लोग दौड़ते रहिए और थोड़ा ये सब चीज की व्यवस्था कीजिए। और अगर घर से सारे लोग बाहर जा रहे हैं, मान लो कोई भले आधी घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, तो ऐसे में जो भी हमारी गर्भवती बहन है, बिटिया है, वो दरवाजा जो है कुंडी वुंडी न लगाएं तो बेहतर है, खोल के रखें ताकि कोई भी आवश्यकता पड़े तो उन सब चीजों में कोई समय नष्ट ना हो या कोई बाधा ना आए, है ना। और आस पड़ोस का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी मतलब उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेता रहे, और उनके पास भी ऐसा कोई नंबर हो जिसे वो फोन कर सकें या बता सकें आसपास में ही, या तो बता सकें कि उन्हें अगर अस्पताल जाने की आवश्यकता है। हाँ, यानी कि जिम्मेदारी किसी न किसी को जरूर दी जाए, इनको बिल्कुल अकेला न छोड़ा जाए। और उसके बाद जैसे कि बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। अब इसकी बात आती है कि बच्चे की जो तैयारी है, उसका जो साजो सामान है, वो सब आपको क्या क्या लेकर जाना है, ये तो पहले तो अस्पताल में बात कर लें कि क्या क्या चाहिए, और थोड़ा बहुत अपनी भी तैयारी कर लें। जैसे कि छोटे छोटे कपड़े आप उनके पहले से ले सकते हैं, और बच्चे बहुत ही ज्यादा कोमल होते हैं, इसलिए आप जो सूती कपड़े आमतौर पर चुनते हैं उन्हें भी धो लिया जाता है 1 या 2 बार, ताकि वो उन्हें और मुलायम लगे, और मुलायम भी रहे, और कहीं से भी कोई संक्रमण की संभावना न रहे। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, जो भी बर्तन आदि रखना है उस सब स्टरलाइज कर लें तो बेहतर है। और पुराने कपड़े, कुछ लोगों के घर में क्या होता है कि जो पुराने बाबा के कपड़े होते हैं, दादी के कपड़े होते हैं, उनसे कुछ कपड़े बनाकर बच्चों को पहनाने का रिवाज है, पहला कपड़ा। और उसकी वजह शायद यही है नेहा बिटिया कि शायद वो बहुत मुलायम हो चुके होते हैं, और एक भावनात्मक जुड़ाव की भी बात होती है। तो इस सब के लिए भी बहुत जरूरी है कि उसको भी साफ सफाई, उसका भी ध्यान रखा जाए, उसको भी अच्छे से साफ कर लिया जाए, तब बनाया जाए। और जो भी कपड़े पहनाएं उसकी गुणवत्ता जरूर देख लें कि वो बहुत मुलायम होना चाहिए ना जी। वो इसी तरह से हाथों के दस्ताने, पैरों के मोजे, टोपी, ये सब भी बहुत जरूरत पड़ते हैं जब छोटे छोटे वो किसी भी मौसम में वो होते हैं, गर्मी हो चाहे ठंड हो, नवजात को तो ये सारी चीजें लगती ही हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें तो भाई हो गई इस तरीके से तैयारी। और घर में जो उत्सुकता का वातावरण रहता है वो तभी बना रहेगा जब तैयारी ठीक से होगी, और उसके संग बाकी सारे काम बड़े आसान तरीके से होते रहते हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें जो भ्रांतियां हैं उन सब से थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है। जो भी जिज्ञासा हो मन में वो बराबर चिकित्सक से मिलकर लेते रहें, और ऐसे में बड़े बुजुर्गों की भी बड़ी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और घर में अगर आपके किसी बड़ी बुजुर्ग का आपको साथ ना हो, क्योंकि अब इन दिनों एकल परिवार हो गया, मान लीजिए वो पहुंच रहे हैं, 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, ऐसा है, छोटी सी भी कोई भी बात होती है आप उनसे भी फोन करके, फोन की सुविधा है इन दिनों, फोन करके पूछ सकते हैं, या अपने डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं।
हर छोटी चीज के लिए सलाह लीजिए। ऐसा ना सोचे कि भाई ये तो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, आप ऐसा अंदाजा ना लगाएं। और या जैसे किसी ने कह दिया अरे नहीं ऐसा तो होता ही है, परेशान ना हो ज्यादा, नहीं ऐसा ना करें। और जहां तक बड़े बुजुर्गों की बात है, जैसे तुमने कहा कि देर से पहुंच सकते हैं, तो आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। आप पड़ोसी धर्म का निर्वाह अगर आपने अच्छे से किया है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, लेकिन नहीं भी किया है तो ऐसे मौके पर आप जाएं और सबसे बातचीत करें। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसूता के लिए वो खुश रहें और किसी भी ऐसे दहशत में न हो, जैसे होता है आमतौर पे जब पहला बच्चा होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ना सोचें, सभी को होते हैं और बच्चे होना एक खुशी की बात है, तो उसका खुशी से स्वागत करने के लिए तैयार रहें, है ना। कितने अच्छे से गुड़िया सोई रही है, ऐसे सब गाने सुनने से भी कितना माओं को भी ऐसे जाग जाती हैं ममताएं। पिता भी बहुत गाना वाना गाने लगते हैं जब नवजात होते हैं ना, तो उनके गाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है कि आप बता रहे हैं प्रसव के बारे में, तो जरूरी नहीं ना कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, जहां बहुत सारी सुविधाएं आजकल मिलने लग गई हैं। जैसे हमारे इन्होंने लिखा है रायपुर में हॉस्पिटल है, भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, सभी जगह बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। जब सरकारी खर्चे में आपका काम हो रहा है तो क्यों बाहर व्यर्थ पैसा खर्च करें। तो भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और हम लोगों के कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है प्राइवेट अस्पताल बस जाने आने और उसके तैयारी और उसकी ही बात हम कर रहे हैं। चाहे अस्पताल चाहे कोई सा भी चुने, वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत सारी तैयारियां फिर भी आपको कर लेनी चाहिए और पता कर लेना चाहिए क्या मिल जाएगा। और सरकारी अस्पताल में भी जो डॉक्टर हैं आपकी, जिनको आप बराबर दिखा रहे हैं, अगर सब कुछ सामान्य है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ दिक्कत है तो खुद डॉक्टर भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि हाँ इनको हमें ही देखना है, और इस बात को नियत कर लें कि अगर हम किसी वैसे समय आएंगे, ऑड समय में, जब कार्यकाल नहीं होगा, जैसे 10 से 5 या कुछ जितने बजे भी अस्पताल खुलता है, तो उस समय आप उपस्थित होंगे नहीं होंगे, या हम किसी स्पेशलिस्ट को बुला सकते हैं नहीं बुला सकते, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि बस हंसी खुशी का माहौल रहे, और जब किलकारी घर में गूंजे तो किसी के मुंह चेहरे पर तनाव ना रहे ना। बिल्कुल, और ऐसे समय में भी सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और हिम्मत भी बनाए रखनी चाहिए हुआ जी। इसीलिए तो कहते हैं हिम्मत ना हारना। बिल्कुल, किसी भी वक्त में किसी भी मौके पर अगर आप मन से सोचते हैं कि नहीं ये चीजें हम कर लेंगे अच्छी तरह से, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाती है। कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है, जो हम कहते हैं ना, वो दरअसल हम जब उम्मीद कर लेते हैं, हिम्मत रख लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो फिर रास्ता भी बनता जाता है, क्योंकि हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, थोड़ा मन शांत रहता है, तो बहुत सारी चीजें नजर आने लगती हैं। और करते आप ही हैं, करना आप ही को है, किसी और को नहीं करना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, तू हिम्मत मत हारो। मेरे पिताजी बताते हैं, जब वो घड़ी ठीक करने का शौक था, सभी लोग मजाक बनाते थे, परंतु पिताजी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, उनका परिश्रम रंग लाया। आज हमारी घड़ी की दुकान 52 साल पुरानी हो गई, पूरे परिवार का रोजगार मिला, और जीवन में उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और इन्होंने भी यही लिखा है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि हिम्मत ही आपको महान बनाती है। अगर आप कुछ करने की हिम्मत रखते हैं तो आप उसे कर देते हैं। मुसीबतों में भी जो मुस्कुराएगा उसे कोई कैसे हराएगा। ये बात इन्होंने लिख भेजी है। और साथ ही एक और साथी लिखते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हमें संघर्ष करते रहना है। जिस दिन हम संघर्ष छोड़कर जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, हमारी सफलता भी परवान चढ़ना बंद कर देती है। इसलिए हार ना माने और मरते दम तक संघर्ष करते रहें। यही मनुष्य का जीवन है। बढ़ते चलो, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़ते चलो जब तक सफलता के शिखर को छू ना लो। क्या बात है। 2 पंक्ति में यही सारी बातों को कहते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमां कुछ कम है। तो भाई आपके हौसले इतने बुलंद हों कि आपको लगे कि आसमां जो है इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, थोड़ी और ऊंची, तो हम तब भी हम उसको छू लेते। तो भाई जाहिर है कि इसके लिए बहुत जरूरी है ना नेहा बिटिया, कि अपने आप पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। और कैसे करना है फिर, तो जैसे तुमने बताया ना कि रास्ते अपने आप नजर आने लगते हैं, जो भी उसके उपाय होते हैं वो अपने आप दिखने लगते हैं, क्योंकि सारा दिमाग तो खेल का है ना, मतलब दिमाग का खेल है। देखिए, अब हम यकीन दिलाते हैं जब खुद को कि हम कोई काम कर सकते हैं, तो उसके बाद वो काम हम करने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। ये हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है। तो हम अपने मन को अगर मना लेते हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो अपने आप ही मन उस तरह के रास्ते खोजने लगता है कि किस तरह से कोई काम पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं, यानी कि जो भी काम है
2-4 काम अगर है तो उसमें जो सबसे आसान है उससे शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो हो गया, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया। तो फिर आप उसके बाद यूं ही आपका हौसला जो है बुलंद होता रहेगा और भरोसा अपने आप पर बढ़ता रहेगा और आपकी जैसे कि ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी। और हमारे एक साथी ने लिखा है, वैसे तो बहुत पुरानी ये लाइन है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जी। तो हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। और निराशाएं जो घेर लेती हैं, परेशानियां हो जाती है, अवसाद में हम घिर जाते हैं कई बार, तो इन सारी भावनाओं को यूं तो अपने ऊपर हमें हावी नहीं होने देना चाहिए, आसपास नहीं भटकने देना चाहिए। पर ये कहना आसान है, आसपास किसी ना किसी तरह से हमें कई बार, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो अब ये भावनाएं हमारे आसपास भी आती हैं, निराशाएं भी कई बार लगती है, परेशान होते हैं, उदासियां घेरती हैं, लेकिन इन्हें हावी ना होने दें, सकारात्मकता बनाए रखें। ये सोचें कि सबके जीवन में ये पल आते हैं, सबके जीवन में इस तरह की बातें होती हैं। और तो अगर आप अपने जीवन पर भी देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे, तो आपने खुद देखा होगा कि कभी ऐसा मौका आपकी भी जिंदगी में पहले आ चुका है और आप उससे उबर चुके हैं। तो एक बार फिर ये सोचें कि नहीं, ये हमने किया है और हम कर सकते हैं। तो जब आप ये रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। और इसके लिए नेहा बिटिया जैसे लोग को भी अपने आसपास रखें जब नकारात्मकता आए तो। जो कि पीछे पड़े रहें कि नहीं ये करना ही करना है, और किसी भी तरह से आप अपना काम निकलवा लें कि नहीं ये हमें करना ही करना है, ये हमारा लक्ष्य है, हमें प्राप्त करना ही करना है। ऐसे लोगों से चिढ़ने के बजाय या परेशान होने के बजाय उनसे कुछ सीखें कि अच्छा हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्या बात है। और ऐसे ही सकारात्मक सोच वाले लोगों को अपने साथ रखें। हमारा ये कहने का मतलब था कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखें। और ये बात आप अच्छी तरह से देखते हैं कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो नकारात्मक बात करते हैं, आपकी टांग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मतलब पीछे खींचने की कोशिश मतलब क्या, अरे नहीं मत परेशान हो, ये होगा ही नहीं तुमसे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, जो परेशानियों में परेशानियां ही बढ़ाने के काम करते हैं, जो कहते हैं उदास हो, हाँ हम भी उदास थे करके वो अपनी 2-3 उदासी की कहानी आपको और सुना देते हैं, और बल्कि उसमें और भी चीजों को जोड़ देते हैं। आजकल मौसम ही ऐसा है, सब लोग ऐसे ही उदास है, तुम अकेले नहीं परेशान हो, तुम और परेशान हो जाओ। तो ऐसा कुछ हो जाए ना तो फिर ऐसा करना चाहिए कि उनसे थोड़ा दूर जाकर हेडफोन लगा के गाना सुन लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई, लेकिन बुआ जी एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, संदेश आया हमारे साथी का। वो कह रहे हैं, खून देकर 9 महीने सींचती है वो अपने बदन में, तब जाकर कहीं एक फूल खिलता है इस चमन में। क्या बात है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ 9 महीने तक दर्द सहती है। कितनी फिजूल की है ये दुनिया जो औरत को कमजोर कहती है। हे माँ तुझे सलाम। वाह वाह वाह, सलाम है हमारी उन बहनों को। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ये साझा किया है कि किसी के यहाँ 2-4 दिन में बच्चा आने वाला है, नवजात, और किसी ने जैसे कि तैयारी हम लोगों ने बताई है लगभग वैसी ही उन्होंने तैयारी की। सर्दी के दिनों में स्वेटर बुना, ऐसे ही कपड़े धो के सुखा लिए थे, इन्होंने ऐसे लिखा है। एक बात और है कि हमारे ये ठंड की जब बात चल रही है नेहा बिटिया, तो हमारे एक साथी ने लिखा है ठंड के दिनों में काम भी बहुत कम है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं ना जिसमें कि उनको रोजगार नहीं मिलता, जिस कारण आमदनी भी नगण्य है और खर्च तो हर रोज है। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते, अपने पथ पर निरंतर चलते रहते हैं। कभी धूप कभी छांव तो लगा ही रहता है दीदी, फिर हिम्मत क्या हारना। और हाँ, आपका साथ जो बरसों से चल रहा है उससे बहुत भरपाई हो जाती है, ज्ञान की, गीत संगीत की। तो ये है सकारात्मक सोच आपकी, है ना। तो किसी भी तरह की परिस्थिति हो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो भी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। हम तो लड्डू बनाएंगे ही, हम तो और भी बहुत पता लड्डू बनाने में। लेकिन हमारे साथी ने तो बिजौरे की रेसिपी भेज दी है। तिल के साथ। बताओ कैसे बनता है। वो कह रहे एक बहुत ही पारंपरिक व्यंजन है बिजौरे, जिसमें पेठा यानी कि सफेद कद्दू और उसके बीजों के साथ तिल का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है पर ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। इन्हें बनाने के लिए सामग्री है उड़द की दाल रात में भिगोई हुई, सुबह बहुत कम पानी में दरदरी पिसी हुई 1 किलोग्राम, तिल्ली 2 किलोग्राम यानी कि तिल सफेद वाला, भुना जीरा, भुनी मेथी, काली मिर्च 50 ग्राम, सभी मसाले दरदरे कूट लें, अदरक 250 ग्राम, हरी मिर्च 100 ग्राम, सफेद कद्दू या पेठा किसा हुआ 250 ग्राम, प्लस पेठे के बीज खासतौर पर इसमें डालने हैं। और पेठा भी चाहिए और बीज भी चाहिए। और हींग 5 ग्राम इसमें लगेगा, नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छा। बनाने के लिए पिसी हुई दाल लेकर उसमें अदरक, हरी मिर्च दरदरा पीस कर आप मिला दीजिए। पेठे को छिलकर कीस कर दबाकर सारा पानी निकाल दें इससे, और पेठे में जितने भी बीज हैं उन्हें तिल और सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें। फिर अब नींबू के आकार के गोले बनाकर हथेली में दबाकर चपटा कर लें। थोड़ा मोटा ही रहने दें क्योंकि सूखने के बाद ये पतले हो जाएंगे। अब इन्हें प्लास्टिक शीट पर या कपड़े, जो सूती कपड़े पर भी सुखाया जाता है, साड़ियों पर, इस पे फैलाकर धूप में सुखा लीजिए और अच्छी तरह जब ये सूख जाए तो एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए और बिजौरों को तेल में तलकर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, ऐसा ये कह रही हैं। क्या बात है। नहीं, ये हमने खाया है। अब हमें याद आया, जैसे ही सूखा ना
तब हमको याद आ गया कि हमने इसको खाया है। और तलने की जैसी बात की तो खुशबू आई होगी याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया, अचानक से याद आया। सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सुखाने के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो सिंथेटिक वाली जो साड़ियाँ होती थी उस पर सुखाया जाता था। और आजकल तो जैसे अगर आपके घर में वो कपड़े फैलाने वाला स्टैंड है ना, उसके ऊपर फैला लीजिए, बहुत बढ़िया, जल्दी सूख जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये तो बनाइए ही। वैसे तिल की पट्टी, गजक, ये सारी चीज़ें तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भाई हमें बहुत पसंद है, सोच रहे हैं बहुत दिनों से कि तिल लाएं, गुड़ लाएं, बनाएं, लेकिन खुद ही इतनी पसंद है कि ज्यादा बनाएंगे तो हम ही सबसे ज्यादा खाएंगे। ये अलग ही तरह की मुसीबत है, मुश्किल है उनके लिए, मुश्किल है। लेकिन तिल खोया की दूधिया बर्फी के बारे में क्या आपका ख्याल है बुआ जी, अगर हम ये बता दें आपको? अरे जो भी तुम मेहनत है उसमें, देखिए मेहनत है, उस पर मेहनत वाली चीज लाए हम। बताओ। तो इसमें 500 ग्राम धुले हुए तिल चाहिए और खोआ चाहिए हमें 500 ग्राम, शक्कर भी 500 ग्राम लगेगी, आधा चम्मच इलायची का पाउडर, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ता 100 ग्राम के करीब, और अगर आपको सजाना हो तो उसके लिए बादाम लगेगा। तो सबसे पहले तिल को कढ़ाई में डालकर हल्के हल्के भुनना है और उसके साथ में खोए को भी हम भून लेंगे। भुनी हुई तिल ठंडी जब हो जाती है तो उसको मिक्सर में चलाकर आपको दरदरा पीस लेना है। फिर शक्कर में पानी डालकर आप चाशनी बनाइए और इस चाशनी में तिल, मावा, इलायची, बादाम, पिस्ता की जो कतरन है वो डाल दीजिए और सबको मिला लीजिए अच्छी तरह से। अच्छा। अब एक थाली में घी की चिकनाई को लगा दीजिए, हाथ लगा के चिकनाई लगा देते हैं, और मिश्रण को चारों तरफ फैला दीजिए और बादाम से आप सजा सकते हैं। और जब थोड़ा ठंडा होगा तो चाकू की सहायता से काटिए और बस बन गई आपकी तिल खोया की दूधिया बर्फी। बहुत मेहनत लगी ना, बहुत मेहनत का काम, मिलाना पड़ा ना, देखो शायद ही लोग बनाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत पौष्टिक होती है और ये मौसम में बहुत जरूरी है। वैसे हमारे साथी ने लिखा सर्दियों में तिल के मीठे व्यंजन तो बनाते हैं, काफी पसंद किए जाते हैं, नमकीन भी बनते हैं। तिल को सुखाकर रोस्ट कर लीजिए, इसे पीस दीजिए थोड़ा दरदरा। सभी लोग कह रहे हैं दरदरा नहीं, क्योंकि ज्यादा बारीक पीसेंगे तो तेल निकल आएगा, हमें लगता है। इसमें अदरक, मिर्च और अमचूर मिलाकर इसका पूरन बना लें या भरावन बना लें। और फिर जो मैदा, गूथे हुए मैदे और आटे में इसका भरावन भरकर पराठे कचौड़ी बना सकते हैं। यानी आटा और मैदा मिलाकर एक उसको गूथ लें और उसमें कर लें। फिर इसी तरह से सफ़ेद या काले तिल को सूखा भून लें। जब इसमें खुशबू आने लगे तो आँच से उतार लें। अब इसमें भुना हुआ लाल मिर्च, भुना लहसुन, अमचूर, नमक डालकर इसे पीसें। सोंधी सोंधी खुशबू वाली लजीज चटनी तैयार है। सादे चावल, दाल भात के साथ या खिचड़ी या पराठे के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट लगने वाली है, हम जाके बनाएंगे। क्योंकि सबसे आसान है इसलिए। तो शाही पापड़ी बता रही हो तुम। सफेद तिल लेंगे 1 पाव, 1 कप आटा लेंगे, पाव कप मैदा, पाव कप रवा, आधा कप गुड़ बारीक किया हुआ, फिर उसके बाद 1 छोटा चम्मच जायफल पाउडर, 1 चुटकी नमक, पाव छोटा चम्मच इलायची पाउडर, घी, मोयन एवं तलने के लिए चाहिए घी। पहले आटा, रवा, मैदा, तिल, जायफल पाउडर, नमक सब मिला दीजिए और अब 1 कप पानी में गुड़ घोलकर गर्म कर लीजिए। गुड़ पूरी तरह से घुल जाने पर इस पानी में 1 बड़ा चम्मच घी मोयन के लिए मिलाकर खूब फेंट लें। फेंटे हुए पानी से कड़ा आटा गूंथ लें, वो कड़ा रहेगा। फिर गूंथे हुए आटे की 3-4 बड़ी बड़ी लोइयां बनाकर मोटी मोटी रोटी बेल लें। अब उसे अपनी मनपसंद आकार में शेप देकर काट लें। एक कढ़ाई में घी गर्म करके धीमी आंच पर सुनहरा होने तक इसे तलें। अब तिल गुड़ की शाही पपड़ी पेश करें। पहले तल लें और जब गुलाबी हो जाए तब निकाल लें, तब पेश करें। हाँ, ये तुम तो कढ़ाई लेके आ जाओगे, पहले भी पेश कर सकते थे। तो ये पेश करने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन पहले चखना भी तो पड़ता है। पहले चख के आप देखिए कि सब चीज सही सही डलाए कि नहीं डलाए। ये तो हम भूल ही गए थे कि तुम कढ़ाई लेकर कतई नहीं आओगे, पहले निकालोगी, पहले हम निकाल के थोड़ी देर रख देंगे, फिर उसके बाद थोड़े दूर जाकर पहले थोड़ा उसको चखेंगे, फिर अच्छी लगेगी तभी सबको खिलाएंगे। अच्छी लगेगी तो खिलाओगे, हमें तो लगा अच्छी लगेगी तो तुम सब खिलाओगे। हाँ, ये भी हो सकता है, वो तो उस वक्त क्या मन होता है उस पर है, उस पर निर्भर करता है। हमारी हिम्मत कितनी बनती है उस पर निर्भर करता है कि हम ना खिला के कैसे रह सकते हैं। आज तो हिम्मत की बात की है तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब चोरी करने की भी हिम्मत चाहिए, लेकिन अब समय जो है बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी तरीके की चोरी करें। किसी तरह की हिम्मत भी नहीं कर सकते समय से आगे बढ़ने की। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।